फोन आज के समय में सिर्फ संचार का एक माध्यम नहीं है, बल्कि वो हमारे निजता को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा टूल है जो हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन भी कर सकता है अगर हमारे फोन के कॉल को कोई सुन ले। अब निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो कानून कब और कैसे उसको सीमित कर सकता है। अब अगर सरकार ऐसे में आपकी बात चोरी छुपे सुन रही है तो क्या वो सही है? अब फोन टैपिंग को लेकर अदालतों ने दो अलग अलग फैसले दिए हैं और वहां पर इस फैसले के माध्यम से इस सवाल को और बेहतर ढंग से आप समझ सकेंगे कि वास्तव में अगर सरकार कभी कभी फोन टैपिंग करती है तो वो किन कारणों के आधार पर करती है और क्या वो बिना नियम कानून के करती है या इनके लिए कोई नियम भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ अदालतों के दो अलग अलग फैसले इस चीज को और भी स्पष्ट करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज की इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि विषय क्या है। तो फोन टैपिंग का एक कानूनी ढांचा, इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जून 2025 में और मद्रास हाई कोर्ट का एक निर्णय आया जुलाई 2025 में। ये दोनों ही मामले फोन टैपिंग को लेकर थे, जो कि दोनों हाई कोर्ट में सुने गए और दोनों हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर फैसले सुनाए गए। अब इस फैसले से यह तस्वीर और साफ होती है। दरअसल फोन टैपिंग एक ऐसा संवेदनशील मामला है जो कि हमारे निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सरकार अगर कभी फोन टैपिंग करती है तो वो ऐसे ही नहीं करती है, उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है। तो आज इसी बात को हम समझेंगे। वास्तव में अगर कभी अपराध की रोकथाम करनी हो या उसकी जांच करनी हो तो इस मामले को, इस फोन टैपिंग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन वो कौन कौन सी स्थिति होती है उसको हम समझेंगे। चूंकि ये मामला मौलिक अधिकारों का है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको संवेदनशील मानते हुए ऐसे ही फोन टैपिंग की परमिशन नहीं दी जा सकती। और यही बात कुछ स्पष्ट हुई है इन दो निर्णयों में। यहां पर जब इन निर्णयों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे तो इस बात को और बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फोन टैपिंग पर कानून क्या है। भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो हमारे देश में फोन टैपिंग एक ऐसा मामला है जिसको विशेष परिस्थितियों में करने की छूट दी जाती है। लेकिन उस वक्त जब फोन टैपिंग की जाती है तो क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? तो वास्तव में इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें बनाई गई हैं। यहां पर देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं भारत में फोन टैपिंग की अनुमति किन कानूनों के अंतर्गत दी गई है। एक तो देखिए, फोन टैपिंग इन्हीं 3 कानूनों के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें संचार के अन्य भी हमारे जो माध्यम है उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है, उसमें भी उसको भी सर्विलांस किया जा सकता है, उसको भी, उस पर भी निगरानी रखी जा सकती है। जैसे भारतीय डाक अधिनियम 1898 है। इसमें अगर हम डाक के माध्यम से यानी पोस्टल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे डाक के माध्यम से होने वाला जो संवाद है उस संचार में भी हमारे, जैसे हमने किसी को चिट्ठी भेजी या कोई पार्सल किया, उसको भी देखा जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं होती है, यानी उस पर भी सर्विलांस यानी निगरानी रखी जा सकती है। दूसरा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। अगर इसकी बात करें तो वॉइस कॉल, जिस पर हम बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, यानी टेलीफोन वार्तालाप की सर्विलांस के लिए प्रमुख कानून माना जाता है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। इसके अंतर्गत इसकी जो धारा 5(2) होती है, यानी कि इसका जो ये वाला प्रोविजन है, ये क्या करता है, केवल सार्वजनिक आपातकाल, यानी कि जब पब्लिक इमरजेंसी होगी या पब्लिक सेफ्टी का कोई मामला होगा, सार्वजनिक हित से जुड़ा मामला होगा, तो उस विशेष परिस्थिति में इंटरसेप्शन की अनुमति दी जा सकती है धारा 5(2) के अनुसार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत। और यह अनुमति तभी वैध मानी जाती है, तभी वैलिड मानी जाती है, जब कारण संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 19(2) में दिए गए जो भी यथोचित प्रतिबंध जिनको कहा जाता है, यानी कि उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके अंतर्गत आता है मामला। वो मामला जुड़ा हो सकता है देश की सुरक्षा से, वो मामला जुड़ा हो सकता है किसी गंभीर विषय से। उसके लिए 19(2) में कुछ प्रोविजन यहां पर दिए गए हैं। जैसे अगर कुछ ऐसा मामला होगा कि उससे लगता है कि भारत की संप्रभुता पर ही खतरा है, उसकी अखंडता पर ही खतरा है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे ही संकट है, तो ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं, आप इसको सर्विलांस पे लगा सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं। फोन कॉल को आप वहां पर सरकार सुन सकती है। अगर राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मामला हो, राज्य की सुरक्षा का मुद्दा हो, तो भी सरकार किसी की कॉल को सुन सकती है, क्योंकि राज्य है तो हम हैं, तो राज्य की सुरक्षा का मुद्दा होगा तो भी ऐसा किया जा सकता है। विदेशों से संबंध के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के ऐसा लगता है कि फ्रेंडली रिलेशन है,
किसी अन्य देश के साथ, विशेष तौर पर अगर वो पड़ोसी ऐसा देश हो जो शत्रु देश है और उसके माध्यम से किसी बड़े षड्यंत्र के होने की आशंका होती है, तो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के कंडीशन में भी ये किया जा सकता है, फोन टैपिंग हो सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था पे अगर लगता है कि कोई पब्लिक ऑर्डर ऐसा है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है तो किया जा सकता है। और अपराध के लिए उकसावे की रोकथाम को देखते हुए भी फोन टैपिंग की जा सकती है। कोई बड़ा अपराध होने वाला है और उसको उकसाने का काम हो रहा है इसके माध्यम से, तो उस कंडीशन में भी फोन की टैपिंग की जा सकती है। और ये सारी बातें अनुच्छेद 19(2) में दी गई हैं, जिसको यथोचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत ये सारी जो बातें हैं ये आती हैं। इसके आधार पर फोन टैपिंग की जा सकती है। और तीसरा जो नियम है, तीसरा जो कानून है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी कि इसके माध्यम से क्या होता है, जो डिजिटल मैसेजेस होते हैं यानी कि ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके मैसेजेस को इस पर भी सर्विलांस, इस पर भी निगरानी रखी जा सकती है। तो फिलहाल ये 3 कानून है। पहला जो आपको यहां देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है, इसके अंतर्गत जो डिजिटल मैसेजेस होते हैं। इसके अलावा अन्य 2 कानूनों के अंतर्गत भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय डाक अधिनियम 1898, ये 3 ऐसे नियम हैं जो भारत में जो ये मामला है सर्विलांस का संचार में, इसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। अब बात आती है हालिया जो हाईकोर्ट के निर्णय है, उसमें देखिए 2 निर्णय हैं, एक तो दिल्ली हाईकोर्ट का और दूसरा मद्रास हाईकोर्ट का है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया 26 जून 2025 को, ये मामला क्या था, ये मामला ये था कि एक व्यापारी थे और उन व्यापारी ने एक फर्म से बड़ा टेंडर लेना था, 2000 करोड़ से ज्यादा का टेंडर था। उसको लेने के लिए, उस टेंडर को लेने के लिए उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की और उस टेंडर को प्राप्त करने की कोशिश की। तो ऐसी दशा में जो सीबीआई है उसने गृह मंत्रालय से यह परमिशन ली कि इनके फोन टैपिंग की परमिशन दी जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से इस टेंडर को लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ा वित्तीय मामला था, इसलिए इसकी परमिशन मांगी गई और यहां पर फोन टैपिंग की परमिशन मिली। अब यहां पर मामला जब ये कोर्ट में पहुंचा, फोन टैपिंग के मामले को लेकर कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट ने फिर यहां पर क्या निष्कर्ष दिया, कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि भ्रष्टाचार जैसे आर्थिक अपराधों का प्रभाव, ये चूंकि बड़ा मामला था, करप्शन का मामला था, ये टेंडर था तो किसी चीज को बनाने के लिए था। सपोज दैट मान लीजिए आप किसी बड़े ब्रिज को बनाने के लिए, बड़े रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए अगर कोई टेंडर लेते हैं तो वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लेने के लिए जब आप रिश्वत देंगे तो उसकी क्वालिटी से समझौता करेंगे और वो चीज चूंकि पब्लिक से जुड़ी हुई है, पब्लिक के वेलफेयर से जुड़ी हुई है, तो पब्लिक का वेलफेयर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ऐसी दशा में ये करप्शन सीधे तौर पर जुड़ता है देश की आर्थिक सुरक्षा से, इकोनॉमिक सेफ्टी से जुड़ता है और पब्लिक इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, जनहित का मामला जुड़ा हुआ है। तो ऐसा भ्रष्टाचार जो कि देश की आर्थिक सुरक्षा और साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। तो इसलिए इस श्रेणी में फोन टैपिंग को कोर्ट ने कहा कि यहां पर जो फोन टैपिंग है वो पूरी तरह से क्या है, वैलिड है, वैध है। तो ऐसी दिशा में कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ व्यक्तिगत एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और देश की इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको अफेक्ट करने वाला मामला है, इकोनॉमिक सेफ्टी से जुड़ा मामला है। इसलिए यहां पर फोन टैपिंग को कोर्ट ने वैध करार दिया। अब मामला आता है मद्रास हाईकोर्ट का। मद्रास हाईकोर्ट का मामला जब आप देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल भी उठेगा। अब देखिए मद्रास हाईकोर्ट में 2 जुलाई 2025 का मामला, यहां भी मामला रिश्वत का ही है, लेकिन यहां पर फोन टैपिंग के जो परमिशन है उसको नहीं दी गई। अब सवाल उठता है क्यों नहीं दी गई, तो देखिए 50 लाख की रिश्वत यहां पर भी दी गई, 50 लाख रुपए रिश्वत दी गई, लेकिन क्यों दी गई, टैक्स चोरी जो इन्होंने की थी, इस व्यक्ति ने आयकर विभाग से अपनी टैक्स चोरी को छिपाने की कोशिश की थी। 50 लाख की रिश्वत इसके लिए दी थी कि आयकर विभाग मान जाए कि हमने टैक्स चोरी नहीं की है, वो इस बात पर समझौता कर ले। लेकिन यहां पर डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा मामला नहीं है, वो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत इंटरेस्ट से जुड़ा मामला था। तो इसलिए ये वाली जो रिश्वत है उस वाली रिश्वत से अलग हो जाती है। तो ऐसी दशा में हालांकि यहां भी गृह मंत्रालय ने फोन टैप का आदेश दिया था, लेकिन शुरू में ही मैंने आपको बताया कि यह मामला चूंकि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 19 और 21 दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो गोपनीयता का अधिकार यानी प्राइवेसी का राइट है उससे भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ स्वतंत्रता का अधिकार है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इतनी आसानी से इसको वैलिड नहीं करार दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने यहां क्या निष्कर्ष दिया, कोर्ट ने कहा कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए जो फोन टैपिंग है इसको हम सार्वजनिक आपातकाल यानी पब्लिक इमरजेंसी नहीं कह सकते हैं। साथ ही क्योंकि अगर मान लीजिए
इस तरह का मामला होता भी है तो पब्लिक को डायरेक्ट कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं होती कि पब्लिक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जा रहा है। साथ ही टैपिंग का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तय प्रक्रिया है उसका पालन बिना किए जारी किया गया है। यहां पर आदेश दिया गया है फोन टैपिंग का, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उस गाइडलाइंस का भी यहां पर पालन नहीं किया गया है। तो इस तरीके से यहां पर ये अनलॉफुल है, यानी गैर कानूनी है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने भी रिश्वत का ही मामला था, लेकिन इसको गैर कानूनी क्यों करार दिया? क्योंकि एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया गया, और साथ साथ इसको सार्वजनिक आपातकाल यानी पब्लिक इमरजेंसी के क्राइटेरिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या गाइडलाइन दी है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल बनाम भारत सरकार 1997 का मामला है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फोन टैपिंग को वैध माना जा सकता है, लेकिन कुछ आवश्यक नियम है, कुछ गाइडलाइन है, उसके आधार पर ही माना जा सकता है। उसका उल्लंघन करने पर फोन टैपिंग, ऐसा नहीं कि किसी को परमिट कर दिया जाएगा, किसी का फोन आप टैप कर सकते हैं। उसके लिए जो टैपिंग की अनुमति है, एक तो पहले केवल होम सेक्रेटरी ही दे सकता है, कोई जूनियर अधिकारी ये आदेश नहीं दे सकता है। साथ ही साथ जो जांच एजेंसी है उसको इस बात को दिखाना होगा कि फोन टैपिंग उसके पास एक अंतिम विकल्प के रूप में था, बाकी कोई ऐसा माध्यम नहीं बचा था जिसकी वजह से वो सूचना ली जा सकती है। तो ये जानकारी किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती थी, इस बात को जांच एजेंसी को प्रस्तुत करके प्रमाणित करना होगा, तभी फोन टैपिंग की जा सकती है। और तीसरी बात कही गई कि जो आदेश जारी होगा उसके 2 महीने के भीतर ही एक रिव्यू कमेटी होगी जो इस बात की समीक्षा करेगी कि आपने ये सही तरीके से किया या नहीं किया। इसके अलावा रिव्यू कमेटी ही इस प्रोसेस का एक अंग बनाया गया। साथ ही साथ अब इसमें केंद्र सरकार के लिए जो रिव्यू कमेटी होगी उसमें कौन होगा? तो कैबिनेट सचिव होगा, विधि सचिव होगा और टेलीकॉम सचिव होगा, और राज्य सरकार में मुख्य सचिव, विधि सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी होंगे। अब इनके अंडर जो बनेगी रिव्यू कमेटी, वो इस बात का रिव्यू करेगी कि क्या ये चीजें सही तरीके से हुई हैं, जो गाइडलाइंस का पालन किया गया है कि नहीं किया गया। साथ ही साथ अब ये सारा जो प्रोसेस बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का, अब आप देखेंगे तो ये दिशा निर्देश टेलीग्राफ अधिनियम जो 419A है उसके रूल में ये फिलहाल शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, आगे क्या किया जा सकता है। तो देखिए, एक तो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको फोन टैपिंग के जो ये अधिकार है, अगर ये सबका फोन टैप होने लगेगा तो कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकार का हनन है, निजता का हनन है। जो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है आर्टिकल 21 के तहत, उसका हनन है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फोन टैपिंग का उल्लंघन, यानी कि फोन टैपिंग की जो स्थिति है, इसको एक अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये एक प्राइमरी उपाय नहीं माना जाना चाहिए जिससे कि निजता के अधिकार का उल्लंघन न होने पाए। साथ ही साथ जो निगरानी हो रही है, जो सर्विलांस हो रहा है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कि हमने अगर किसी के फोन टैपिंग की जा रही है तो इस कारण से की जा रही है और कोई विकल्प नहीं था, पारदर्शी तरीका होना चाहिए। उसके लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय होना चाहिए कि जो कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ये देखे कि फोन टैप जो है वैध है कि नहीं है। साथ ही साथ तकनीकी और डिजिटल माध्यमों की निगरानी भी स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के बीच में स्पष्ट परिभाषाएं होनी चाहिए, ताकि सोशल मीडिया जो है और साथ साथ जो एप्स हैं उसके मामले में किसी तरह का भ्रम न पैदा हो। और किसी भी टैपिंग आदेश से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन अनिवार्य रूप से हो रहा है कि नहीं। तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जहां हम एक तरफ अपने देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे, देश को अपराध मुक्त दिशा में भी ले जा पाएंगे, और साथ साथ जो मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन नहीं होना पाएगा। तो ये एक मध्यम मार्ग हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को मानते हुए इसका पालन अनिवार्य है। दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है दृष्टि एसएससी, और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री लाइव क्लास, PYQs, एग्जाम नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजीज के वीडियोस। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा दृष्टि एसएससी को, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक भी मिलेगा, और 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से इसके विषय में जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए देते हैं और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार और उस पर यथोचित प्रतिबंधों को दर्शाता है? विकल्प आपके सामने है, अनुच्छेद 14, 21, 19, 2 या अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।